जैसे कि हिंदू महासभा के लीडर वीडी सावरकर। ये सब हिंदू महासभा, सावरकर, ये आरएसएस, ये सब अंग्रेजों के दलाल थे। क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश, जस्ट लाइक मुस्लिम लीग वाज द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश, ताकि हिंदू मुसलमान लड़ते रहे। हमारे यहाँ जैसे आजकल मोदी जी है, ही इज नथिंग बट एन अमेरिकन एजेंट। जो माइनॉरिटी डायलेमा है, जो इनसिक्योरिटी है, आप उसको भी तो समझे ना। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा है, लिंचिंग है, सेग्रीगेशन है, तो फिर वो जो टू नेशन थ्योरी का जो आर्गुमेंटेड डिफेंस है वो और ज्यादा मजबूत होता है। अरे भाई, मैं मान रहा हूँ कि इनसिक्योरिटी है, हिंदुस्तान के मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हुआ है, क्योंकि ये बीजेपी की पूरी पॉलिसी है नफरत अगेंस्ट मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम। दो कौमी नजरिया, बरे सगीर, पाको हिंद, यानी जो उस जमाने का बरे सगीर था जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये एक ही सब कॉन्टिनेंट था, उसकी तारीख का वो बुनियादी नजरिया है जिसके तहत हिंदू और मुसलमानों को दो अलग अलग कौमों के तौर पर पेश किया गया। और फिर ये एक तस्वुर सामने आया जो कि मुस्लिम लीडरशिप थी, जिसमें कायद आजम शामिल थे, जिसमें उनके बाकी साथी मुस्लिम लीग के, जिसमें अल्लामा इकबाल शामिल थे। ये तस्वुर सामने आया कि मुसलमान चूंकि एक ना सिर्फ एक कौम है इस बुनियाद पर, जो कि मजहबी बुनियाद है, बल्कि उनका उनकी जुबान, कल्चर, रहन सहन वो सब मुख्तलिफ है। लिहाजा एक ये जरूरी अमर है, नागुजीर है कि वो एक अलहदा मुल्क बनाए जिसमें वो अपने कल्चर, अपने रहन सहन, अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सके, क्योंकि वो हिंदू मजहब से, उनके रस्म व रिवाज से यकसर मुख्तलिफ हैं, टोटली डिफरेंट। और हिंदू एक नेशन है, मुस्लिम एक नेशन है, और ये दो नेशंस किसी एक मुल्क में को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इनको अलहदा होना चाहिए। इसके ऊपर एक बहस है जो हमेशा से चली आ रही है और आज भी उसी तरह से ताजा है। दोनों तरफ से इसके आर्गूमेंट्स मौजूद हैं। हमारे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद है, बहुत दिलचस्प, बड़ी अहम और बड़ी तारीखी शख्सियत है। हमें हिंदुस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत बड़े जूरिस्ट, जस्टिस रिटायर्ड मरकंडे काचू साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस साहब, आपके वक्त का। और जस्टिस साहब ये समझते हैं कि दो मुल्क नहीं होने चाहिए, एक ही मुल्क होना चाहिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। जस्टिस साहब, कैसे एक मुल्क हो सकता है? देखिए, पहले आपको इसका बैकग्राउंड समझना होगा, और इसके लिए थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा। इसको 1 मिनट में मैं नहीं समझाता हूँ, कम से कम 5 मिनट लगेगा अगर आपको गहराई में समझना है। जी जी। ये सारी बदमाशी शुरू हुई 1857 से, जो जब म्यूटिनी हुई। आपने हिस्ट्री बुक में पढ़ा होगा। सिपॉय म्यूटनी। 1857 के पहले कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं था, कोई हिंदू मुसलमानों में नफरत नहीं थी, बल्कि भाई बहन जैसे साथ रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के त्योहारों त्योहारों में शिरकत करते थे। जैसे हिंदू शिरकत करता था ईद और मुहर्रम में, मुसलमान शिरकत करते थे होली, दिवाली में। कोई प्रॉब्लम, आप कोई कम्युनल राइट नहीं सुनेंगे बिफोर 1857। हुआ क्या कि 1857 में जो म्यूटनी हुई अगेंस्ट द ब्रिटिश, जिसमें हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर लड़े अगेंस्ट द ब्रिटिश, उसको कुचल देने के बाद अंग्रेजों ने ये फैसला लिया कि हिंदुस्तान को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, और वो है डिवाइड एंड रूल, यानी हिंदू मुसलमान को नफरत करना। और ये इसकी देखिए प्रूफ हम आपको दे रहे हैं, आपके पास कागज कलम हो आप नोट करिए। ये गूगल पे जाइए और टाइप करिए हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म बाय बी एन पांडे। बी एन पांडे एक प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री थे, बाद में वो गवर्नर उड़ीसा वगैरह बने। तो उन्होंने स्पीच दी थी जो अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, जिसको राज्यसभा कहते हैं, शायद 1977 या 78 में। तो वो आपको गूगल में मिल जाएगी, हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म बाय बी एन पांडे, ये टाइप करिए। तो उसमें उन्होंने डिटेल्स दिए कैसे अंग्रेजों ने ये पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इम्प्लीमेंट करी। पहले तो उन्होंने तस्करा किया जो लेटर आए फ्रॉम लंदन, फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन लंदन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज द कैबिनेट मिनिस्टर इन द ब्रिटिश कैबिनेट। तो उसने खत लिख के, कई खत है उनके जो उन्होंने वाइसरॉय जो इंडिया में थे उनको भेजे।
उन खत का डेट्स, उनका किस हु रोट इट, टू हुम, द नेम ऑफ द वाइसरॉय टू हुम इट वाज सेंट, और कंटेंट सब दिया गया। और उन सब में लिखा कि लड़वाओ हिंदू मुसलमानों को, ये बहुत जरूरी है हिंदुस्तान पे कंट्रोल करने का। तो क्या किया उसके बाद, 1857 के बाद अंग्रेज कलेक्टर चुपके से रात को बुलाता था हिंदू पंडित जी को, पैसा देता था और कहता था कल से मुसलमानों के खिलाफ बोलो। और इसी तरह वो मुसलमान मौलाना साहब को बुलाता था, उनको रात को चुपके से पैसा देता था और कहता था कल से हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू करो। फिर एजेंट प्रोवोकेटियर हायर हुए। एजेंट प्रोवोकेटियर मतलब किराए के टट्टू, कि एक कोई गाय काट दो और रातों रात किसी मंदिर पे फेंक दो और दीवार पे लिख दो अल्लाह अकबर। तो सवेरे हिंदू जगेंगे, ये पढ़ेंगे और समझेंगे कि सारे मुसलमान बदमाश होते हैं। या कोई सुअर काट के रातों रात फेंक दो किसी मस्जिद में और दीवार पे लिख दो जय श्री राम या जय बजरंग बली। तो सुबह मुसलमान उठेंगे, ये पढ़ेंगे, सोचेंगे सारे हिंदू बदमाश होते हैं। ये पॉलिसी ईयर आफ्टर ईयर, डेकेड आफ्टर डेकेड परस्यू हुई बाय द ब्रिटिश एंड थ्रू their collectors and their local Indian agents. फिर 1909 में मिंटो मॉले रिफॉर्म्स आए। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री बुक में जी कि बिल्कुल। सेपरेट इलेक्ट्रेट, हिंदू सिर्फ हिंदू कैंडिडेट को वोट दे सकता है और मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दे सकता है। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई गई। अरे हाउ कैन ए यूनिवर्सिटी बी हिंदू और मुस्लिम? यूनिवर्सिटी मीन समथिंग यूनिवर्सल फॉर एवरीबॉडी, मगर लड़वाना हिंदू मुसलमान। फिर ये मौकिफ फैलाया गया कि हिंदी है जुबान हिंदुओं की, उर्दू है जुबान मुसलमानों की। जबकि हकीकत थी कि 1947 तक उर्दू सब पढ़े लिखे लोगों की जुबान थी, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख। मेरे बाप दादा उर्दू ही लिखना पढ़ना जानते, हिंदी जानते नहीं थे। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने मुझसे बताया कि वो अपनी स्पीचेस सब उर्दू में लिखते हैं। ये उर्दू हम लोग की भी जबान थी, मगर लड़वाना हिंदू मुसलमानों को, ये मौकिफ फैला। इस तरीके से ये सब जहर बोते बोते अल्टीमेटली 1957 का बंटवारा हुआ। और बंटवारा, उसमें मैं रिगार्ड करता हूँ जिन्ना और गांधी दोनों ब्रिटिश एजेंट्स थे, ये अंग्रेजों के दलाल थे। और ये बंटवारा क्यों हुआ कि देखिए, ये अंग्रेज बड़े होशियार थे, वो जानते थे कि अगर यूनाइटेड रहेगा इंडिया तो आगे चल के इट विल इमर्ज एज अ वेरी माइटी इंडस्ट्रियल जायंट, जैसा चाइना बन गया है। इसका पूरा पोटेंशियल है हम में, क्योंकि हम लोग के पास बड़े अच्छे साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं। तो ये ऐसा ना होने पाए तो जरूरी है कि बंटवारा करो ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी, जो बिल्कुल बोगस थ्योरी थी कि हिंदू मुसलमान आर सेपरेट नेशन, और पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। पूरा खेल था कि हिंदू मुसलमान लड़ते रहें, कमजोर रहें, बैकवर्ड रहें, and they should not be allowed to emerge as a modern industrial giant which would become a big rival to western industry। जो जैसे चाइना आज नाक में दम बन गया वेस्टर्न इंडस्ट्री का, तो एक दूसरा चाइना बन जाता तो जो बचा कुचा वेस्टर्न इंडस्ट्री सब कोलैप्स कर जाता। बिकॉज यू सी वी हैव चीप लेबर। देखिए यहाँ लेट मी पॉइंट टू अ बिट ऑफ इकोनॉमिक्स, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स you cannot understand politics, because politics is concentrated economics. देखिए, cost of labor is a big chunk of the total cost of production, and if the cost of labor is less, then the cost of production is less, and if the cost of production is less, you can sell your goods at a cheaper price and undersell your business rival. There's competition in the market. One businessman eliminates another businessman not with bombs or guns or swords, but by underselling him, which means selling the same high quality goods but at a cheaper price. अब देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। चाइना में रेवोल्यूशन हुआ 1949 में। उसके पहले चाइनीज वर वेरी पुअर पीपल। 95% चाइनीज वर लैंडलेस और वेरी पेटी फार्मर्स, बड़े मिजरेबल कंडीशन में रहते। बट 1949 के बाद जो लीडर्स पावर में आए चाइना में, they rapidly industrialized China and set up a massive industrial base in China, which is still growing. Now, that massive industrial base, coupled with the cheap labor available in China, enables the Chinese to undersell the whole world. आज आप Western countries जाइएगा, अमेरिका का, you will find the supermarkets packed with Chinese goods, because the Chinese will sell the same high quality good which the American manufacturer can sell, but at half its price, because the labor is cheap. American labor is very expensive. So Indian labor is even cheaper than Chinese labor.
अगर हम लोग एक यूनाइटेड इंडिया, एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट के फॉर्म में इमर्ज करेंगे, तो वेस्टर्न इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी, बिकॉज दे कांट फेस अ कंपटीशन। उनका महंगा माल कौन खरीदेगा? वी विल सेल द सेम हाई क्वालिटी गुड एट वन थर्ड द प्राइस। तो विल दे ठीक है। परमिट इट? नहीं. स- Will अ, they permit this transformation of India into a modern industrial giant? No, they will oppose it tooth and nail, because ठीक- if that happens, their industries will collapse and millions will be thrown out of employment. बिल्कुल ठीक And है। how do they ये prevent this आप transformation? Take minute, आपने I'm जस्टिस just साहब completing. आपने completing. अरे बोलने नहीं देंगे. जी I'm जी फरमाएं फरमाएं। completing, for God's sake. Let me speak. One sentence I'm speaking, you will not allow that even. जी जी जी। So, how do they oppose this transformation of India into a modern industrial giant? They, the Westerners, oppose it by making Indians fight each other in the name of religion, caste, language, कि हम लोग आपस में लड़ते रहे और कमजोर रहे, और इसीलिए ये पाकिस्तान क्रिएट हुआ एज एन इस्लामिक स्टेट। हमारे यहाँ जैसे आजकल मोदी जी है, ही इज नथिंग बट एन अमेरिकन एजेंट, वेस्टर्न एजेंट। उनका, मोदी की पूरी पॉलिटिक्स चलती है मुसलमानों से नफरत, इस पे बेसिस पे। एंड बिकॉज 80% इंडिया इज हिंदू, तो ही विन्स इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, स्प्रेडिंग हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो इससे फायदा किसको हो रहा है? इससे फायदा वो वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका वगैरह को हो रहा है, बिकॉज दे आर इंश्योरिंग कि इंडिया डज नॉट इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, जिससे उनकी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएंगी। अब आपको समझ में आया मेरी बात? देखिए, हम्म एक चीज लीजिए, ये दुनिया में दो दुनिया है, इट इज नॉट वन वर्ल्ड, देयर आर टू वर्ल्ड्स इन दिस वर्ल्ड। कौन सी दुनिया? एक द वर्ल्ड ऑफ द डेवलप्ड कंट्री, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, चाइना भी आ गया है। दूसरी वर्ल्ड ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रूल है, बट दे कीप इट वेरी सीक्रेट। वो है कि द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज इफ दैट हैपेंस, then with their cheap labor, the underdeveloped countries will undersell us and our industries will collapse. अब आपको समझ में आई? ये सीक्रेट हम्म। रूल है, बोले ओपनली बोलेंगे नहीं ये वेस्टर्नर, मगर ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रूल है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। और उसके हम्म। लिए वो जाएंगे और अपने लोकल एजेंट जैसे मोदी को यूज कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को लड़वाओ, इंडियन शुड कीप फाइटिंग ईच अदर, दैट वे दे विल रिमेन बैकवर्ड एंड नॉट बिकम अ थ्रेट, एन इंडस्ट्रियल जायंट। अब पूछिए, आपको क्या पूछना है? सही। ये जो आपका हाइपोथेसिस है, ठीक है, ये इससे मैं इख्तलाफ नहीं कर सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये हो सकता है बरतानिया के ज़हन में सोच हो कि अगर ये इस हिंदुस्तान को हम डिवाइड नहीं करेंगे तो ये एक तो रकबे के लिहाज से इतना बड़ा खित्ता है, दूसरा इसमें पोटेंशियल बहुत है, इसमें एग्रीकल्चर है, इसमें मिनरल्स हैं, बहुत कुछ है, ये एक सुपर पावर बन सकती है दुनिया की। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर साइड ये भी तो एक हकीकत है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिलीजियस रिचुअल्स डिफरेंट हैं, दोनों का खाना पीना डिफरेंट है, दोनों के शादी ब्याह डिफरेंट है, दोनों का रहन सहन डिफरेंट है, दोनों का आर्किटेक्चर डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट चीजें हैं। वो कैसे कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कल्चर इज रियली बेस्ड ऑन लैंग्वेज, नॉट ऑन रिलीजन। जो कॉमन, हम लोग एक ही कॉमन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, हिंदुस्तानी, विच इज स्पोकन बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान इन लार्ज एरिया। हाँ, आप पंजाब में रहते हैं, आप पंजाबी भी बोलते हैं, मगर हिंदुस्तानी भी जानते हैं। मैं जिस हम्म जुबान में आप बोल रहा हूँ, ये ना उर्दू है ना हिंदी है। आप गलत इसको उर्दू कहते हो, हम गलत इसको हिंदी कहते हैं। ये है हिंदुस्तानी या खड़ी बोली, यानी बोलचाल की जुबान जो आम आदमी बोलता है। एंड दिस इज कॉमन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, एक्सेप्ट वी हैव अ प्रॉब्लम इन तमिलनाडु, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है। बट अदरवाइज इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान द सेम लैंग्वेज इज स्पोकन, एंड कल्चर इज रियली बेस्ड ऑन कॉमन लैंग्वेज। आप समझे, नॉट ऑन कॉमन रिलीजन। देखिए, रिलीजन तो अमेरिका में भी बहुत सारे हैं, अमेरिका में भी प्रोटेस्टेंट हैं, कई किस्म के कैथोलिक्स हैं, और मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, सो मेनी रिलीजन। तो क्या वो एक नेशन नहीं है अमेरिका? ये बेवकूफी की बात है कि रिलीजन फर्क है। अरे मैंने बताया आपको, आपने गौर नहीं किया, 1857 के पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम्म हम लोग रहते थे बड़े सब प्यार मोहब्बत से, यानी वी लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देयर वर नो प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है, मुस्लिम जाता था, हिंदू जाता था मंदिर, मगर नफरत नहीं थी, प्यार मोहब्बत था, एक दूसरे की मदद करते थे, और एक दूसरे के ये त्योहारों में शिरकत करते थे। आप अगर आपने पढ़ा हो ये मुगल्स के बारे में,
एक्सेप्ट फॉर औरंगजेब देयर वाज अ प्रॉब्लम, अदरवाइज जो मुगल एम्परर अकबर की पॉलिसी थी उसका नाम था सुलह ए कुल, which means giving equal respect to all religions and communities. यही पॉलिसी की हम्म। वजह से द मुगल एम्पायर लास्टेड सो लॉन्ग, बिकॉज इट वाज एक्सक्लूसिव. मुगल एम्परर themselves used to celebrate होली, दिवाली. नवाब ऑफ अवध जो है, मैं तो अवध का रहने वाला हूँ, तो वहां पे नवाब ऑफ अवध यूज टू ऑर्गेनाइज रामलीला. कोई प्रॉब्लम नहीं था. आप बेशक अपने मस्जिद जाइए, अपनी इबादत कीजिए, मगर दूसरों से नफरत नहीं की. देखिए करीब करीब हर मुल्क में कई मजहब के लोग रहते हैं, तो अमेरिका का बंटवारा कीजिए आप. इंग्लैंड ने जो हमारा बंटवारा किया, तो इंग्लैंड के 10 टुकड़े करिए, क्योंकि इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक भी हैं, प्रोटेस्टेंट कई किस्म के हैं, जूस हैं, हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं. तो इंग्लैंड यूके का भी 10 टुकड़े करिए. अगर आपकी लॉजिक मानी जाए तो फिर हर मुल्क का बंटवारा करिए. दिस इज नॉनसेंस. व्हाट यू आर टॉकिंग इज नॉनसेंस. ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैव पीपल ऑफ मेनी रिलीजन. सब हर मुल्क को तोड़ा जाए, बेवकूफी की बात. देखिए मैंने आपको बताया कि देखिए जर्मनी एक मुल्क क्यों है, हालांकि नॉर्दर्न जर्मनी इज कैथोलिक, सदर्न जर्मनी इज नॉर्दर्न जर्मनी इज प्रोटेस्टेंट, सदर्न जर्मनी इज कैथोलिक, and they are other religions of Turks. But because they speak German, so it is one nation. France is one nation because they speak French. So it is language which is the basis of a nation, of a culture. And we share the same culture. देखिए हम लोग इंडिया और पाकिस्तान, we were united for more than 500 years, ever since the time of Mughal Emperor Akbar. हम एक मुल्क थे. ये आपका पाकिस्तान क्या है? मैं अक्सर कहता हूँ it is a fake country like Israel. पाकिस्तान is बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, ये सब इट वॉज पार्ट ऑफ इंडिया फॉर 500 ईयर. ये कहाँ से ये चीज पैदा हो गई? इट इज लाइक इजराइल, एक फेक कंट्री, ताकि हम लोग लड़ते, हिंदू मुसलमान लड़ते रहे. ये अंग्रेजों की शरारत थी. अंग्रेजों की टिपिकल टेक्निक थी, जब कोई मुल्क छोड़ते थे, जैसे इंडिया को छोड़ा, रिलीजियस बेसिस पे बंटवारा कर दिया, उसको छोड़ा, तो नॉर्दर्न साइप्रस ग्रीक और सदर्न साइप्रस टर्किश, आयरलैंड को छोड़ा तो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटेस्टेंट, सदर्न आयरलैंड कैथोलिक. ये टिपिकल टेक्निक थी, छोड़ने के पहले बंटवारा कर दो ताकि ये लोग लड़ते रहे और कमजोर रहे. ये शरारत इनकी टिपिकल थी. ये सब बंटवारा, इट्स अ फेक, वी आर वन कंट्री. देखिए आई रिगार्ड यू एज एन इंडियन. पाकिस्तानी कोई चीज नहीं है. यू आर एज मच एन इंडियन एज आई एम. बल्कि लोग कहते हैं कि साहब ये पाकिस्तानियों को इंडिया नहीं आने दिया जाए. मैंने कहा भाई दे आर इंडियन, व्हाई कांट एन इंडियन कम टू इंडिया? आई रिगार्ड एवरी पाकिस्तानी एज एन इंडियन. ये मैं मानता नहीं हूँ पार्टीशन, ये फ्रॉड है. और एक दिन वी आर बाउंड टू रियूनाइट. उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि जिन्होंने हमको डिवाइड किया वो आसानी से रियूनाइट नहीं होने देंगे. क्योंकि अगर रियूनाइट हो गए, then we will build up a mighty industry and ठीक. that will be a big problem for जस्टिस the साहब, industry. ये फरमाएगा कि हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हिंदू महासभा के लीडर वीडी सावरकर, They are जिन्होंने agents. बुतवा. They are agents. अरे भाई आप सुन ही नहीं रहे. ये सब अंग्रेजों के एजेंट्स थे. सावरकर और ये हिंदू महासभा और ये आरएसएस, दे न. सुन लीजिए मेरी बात, ये सब अंग्रेजों के दलाल थे भाई. जैसे मुस्लिम लीग अंग्रेजों का दलाल थी. पूरा खेल, दे वर फाइनेंस, सीक्रेटली फाइनेंस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. आप लोगों को कोई समझ ही नहीं आती. मैं बार बार समझाता हूँ, जैसे बच्चों को समझा रहा हूँ. ये सब हिंदू महासभा, सावरकर, ये आरएसएस, ये सब अंग्रेजों के दलाल थे. क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश, जस्ट लाइक मुस्लिम लीग वाज द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश, ताकि हिंदू मुसलमान लड़ते रहे. पूरा खेल ये था कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो 1850, मैंने आपको, आप जरा पढ़िएगा हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म, वो गूगल पे जाइएगा, बड़ा डिटेल में उन्होंने बताया कि सब कैसे लड़वाया गया हिंदू मुसलमानों को. पूरा खेल 7 से शरारत शुरू होती. उसके पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था. हमारे यहाँ, मैं अवध का, यूपी का रहने वाला, तो जो नवाब अवध थे तो टोटली सेकुलर. अब मैं आपको अगर आप 2 मिनट टाइम दें, किस्सा सुनाऊं, हिस्टोरिकल रिकॉर्डेड किस्सा. क्या हुआ, एक बार वाजिद अली शाह थे नवाब अवध के. तो उनके वक्त का ये वाकया है कि एक बार कोइंसिडेंटली होली एंड मुहर्रम फेल ऑन द सेम डे, क्योंकि बदलते रहती है ना डेट्स. तो दैट ईयर ऑन द सेम डे. तो नाउ होली इज एन ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन
whereas Muharram is a occasion of sorrow. तो क्या हुआ, हिंदूज ऑफ अवध दे गॉट टुगेदर, लखनऊ कैपिटल है, और उन्होंने कहा कि इस साल हम होली नहीं मनाएंगे क्योंकि हमारे मुसलमानों की भाइयों की जज्बात की इज्जत करते हुए कि इट इज एन ओकेजन फॉर मॉर्निंग, वी विल नॉट सेलिब्रेट होली दिस। हम्म। अच्छा, नवाब वाजिद अली शाह ने वो जैसे हर साल करते थे, ताजिया लेते हैं, बड़ा बड़ा इमामबाड़ा है, एक बिल्डिंग बहुत मशहूर है लखनऊ में, वहां से ले जाते हैं करबला, वहां दफनाते हैं। तो दफनाने के बाद उन्होंने पूछा होली क्यों नहीं खेली जा रही है, तो उनको बताया गया कि इस बार हिंदू भाइयों ने कहा है कि क्योंकि आज मुहर्रम भी है तो इस साल हम होली नहीं खेलेंगे, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द सेंटिमेंट्स ऑफ आवर मुस्लिम ब्रदर्स। तो नवाब साहब ने अनाउंस किया कि हिंदुओं ने हमारे जज्बात की इज्जत की, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम उनके जज्बात की इज्जत करें, तो आज ही होली खेली जाएगी। और मैं पहले मैं ही अनाउंस्ड, ही वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट प्लेइंग होली, एंड ही एंड द होल ऑफ अवध ही सेड होली खेली जाएगी और खेली गई। नाउ दीज थिंग्स आर, ये हमारी हिस्ट्री बुक्स में ज्यादा नहीं बताया जाता। हमारी हिस्ट्री बुक डिस्टॉर्टेड है, और उसमें बस बताया जाता है कि ये लोग लड़ते रहे वगैरह, कि महमूद गजनी ने तोड़ दिया सोमनाथ मंदिर, ये सब बताया जाता है। मगर ये जो जो हम लोग में एमिटी थी इतने सालों से, 1000 साल से हिंदू मुस्लिम लिव पीसफुली टुगेदर, वो सब सप्रेस कर दी गई, किया गया फ्रॉम अ हिस्ट्री बुक, बिकॉज आवर हिस्ट्री बुक्स वर रिटन बाय ब्रिटिश और द एजेंट्स जो चाहते थे हिंदू मुसलमानों में नफरत। तो ये वाकया आप मुझे बड़ी मुश्किल से मिलता कहीं किसी लाइब्रेरी में, हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड वाकया है कि हम्म। उसी साल यानी मुहर्रम के दिन होली खेली गई, बिकॉज नवाब हम्म। साहब ने कहा कि वी मस्ट प्ले शोइंग रिस्पेक्ट टू आवर हिंदू ब्रदर्स। तो ये सब चीजें हैं, देखिए ये सब जानबूझ के हम लोग को लड़वाने की हरकतें ये हैं कि साहब ये हमारा फिर मजहब फर्क है, और ठीक। हिंदू लोग तो मंदिर जाते हैं और बुत की इबादत करते हैं, हम लोग तो अल्लाह के बाद, ये सब लड़वाने। अरे तुम जो करो हम जो मैं तो खुद आई एम एन एथियस्ट, आई डोंट बिलीव इन भगवान और अल्लाह एनीथिंग, बट आई एम अ आप तो स्ट्रॉन्ग बस, सपोर्टर ऑफ आपके लिए तो मैटर ही रिलीजियस। नहीं करता ना, आप तो एथीस्ट हो गए ना। Bhai, I am a strong supporter of religious freedom. Although I am an atheist, I believe there should be total freedom of religion. जिसको जो प्रैक्टिस करना है करे, मैं हम्म। खुद नहीं करता। मैं I believe in science. I believe that all religions are superstitions and truth lies in science. All religions are humbug. खैर ये मेरा अपना ख्याल है। I have a right to have my own opinion. आप हम्म। जाइए, बेशक जाइए, इबादत करिए, नमाज पढ़िए, जो करना चाहे करिए। मैं इस समय बिलीव नहीं करता। ये और फरमाएं पूछिए। कि जो 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 कुछ हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा है, लिंचिंग है, सेग्रीगेशन है, जब ये चीजें आती हैं यहाँ पाकिस्तान पहुंचती हैं, तो फिर वो जो टू नेशन थ्योरी का जो आर्गुमेंट या डिफेंस है वो और ज्यादा मजबूत होता है, और फिर हमारे यहाँ ये सोच पाई जाती है कि हाँ देखें, ये जो कुछ आज यहाँ पे हो रहा है, हमारे फोर फादर्स ने बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट किया था कि हमें अलहदा हो जाना चाहिए, अगर हम इनके साथ रहेंगे तो हमारे साथ ये कर रहे होंगे, ये अच्छी पोजीशंस पे हमें नहीं आने देंगे, ये अच्छी जॉब्स में हमें नहीं आने देंगे, ये हमें ग्रो नहीं होने देंगे। तो ये जो आज जो कुछ है हिंदुस्तान में, वो उस चीज को सेकंड करता है, उस चीज को एक्नॉलेज करता है कि हाँ नहीं, हमें अलहदा ही होना चाहिए था। May I respond to this? जी जी जी। ये whole mischief was created in 1947 by the partition of India. क्योंकि हम्म। पार्टीशन किस बेसिस पे हुआ? It was on the basis of two nation theory, that Hindus and Muslims are two separate nations who cannot live peacefully together, which was a totally bogus theory, मगर अंग्रेजों को लड़वाना था हम लोग को। अच्छा, पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान ने जब डिक्लेयर कर दिया अपने को इस्लामिक स्टेट, देन लॉजिकली इंडिया शुड बिकम अ हिंदू स्टेट। भाई और क्या बेसिस था, पार्टी क्यों हुआ? मगर हमारे यहाँ भी आवर लीडर डिक्लेयर्ड इट टू बी अ सेक्युलर स्टेट। पूरा कोई, दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट वेलफेयर ऑफ मुस्लिम, दे वर कंसर्न्ड अबाउट गेटिंग द मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली देयर इज लार्ज मुस्लिम वोट बैंक, तो ताकि मुसलमान वोट मिलता रहे, इसलिए सेक्युलर सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर कर दिया। बट द फैक्ट इज कि कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा है, और अल्टीमेटली ये होना था कि बीजेपी हैड टू कम टू पावर विच डज नॉट रिलाई ऑन मुस्लिम वोट, बिकॉज 80% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हिंदू, दे रिलाई ऑन हिंदू वोट एंड हिंदूज आर इन द मेजोरिटी। तो बीजेपी 2014 से पावर में आ गई,
तो लिहाजा वो उसके बाद लिंचिंग, ये आप सही बात कह रहे हैं कि बहुत जुल्म हो रहा है, हुआ है मुसलमानों के साथ, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट वी आर टू सेपरेट नेशन। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आती, ये शरारत है भाई, ये सब फ्रॉड हो हम लोग को। एंड द सोल्यूशन इज वी मस्ट रीयूनाइट। मैंने ऑर्गेनाइजेशन बना, इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन, ऑफ विच आई एम द पेट्रन। मैंने बनाया है कि एंड वी आर बाउंड टू रीयूनाइट, बट इट इज गोइंग टू टेक टाइम। कई लोगों ने कहा साहब इतने साल हो गए पार्टीशन। मैंने कहा जर्मनी का पार्टीशन हुआ था 1945 में, 45 साल के बाद रीयूनाइट हुआ कि नहीं? पहले वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी थे। तो टाइम इज इमटेरियल। वियतनाम का पार्टीशन हुआ एंड अल्टीमेटली 1975 में नॉर्थ एंड साउथ रीयूनाइटेड। तो टाइम इज इमटेरियल। व्हेन वी आर वन नेशन, वी आर बाउंड टू रीयूनाइट। हम एक नेशन है फ्रॉम द टाइम ऑफ मुगल एम्परर अकबर। आप लोग कुछ समझ ही नहीं है। मैं देखिए बार बार बड़े पेशेंटली समझाता हूँ, मगर आप लोग की दिमाग में आप नहीं है बात में। सिंपल आपकी सी जी। बात देखिए, ये जो जो माइनॉरिटी है, जो माइनॉरिटी डायलेमा है, जो इनसिक्योरिटी है, आप उसको भी तो समझे ना, कि जब अरे एक समझा, उसका जवाब दी। अरे भाई मैं मान रहा हूं कि इनसिक्योरिटी है, हिंदुस्तान के मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हुआ है, क्योंकि हम्म, ये बीजेपी की पूरी पॉलिसी है नफरत अगेंस्ट मुस्लिम। पर इसके अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। द होल होल आइडिया इज हेट्रेड ऑफ मुस्लिम। मगर उस पे वो वोट जीतते जाते हैं चुनाव, क्योंकि 80% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज Hindu, and a large number of Hindus have become polarized, particularly हम्म, after BJP came to power. Large part of Hindus have become polar. अब देखिए, जैसे आपने देखा होगा, अभी वेस्ट बंगाल स्टेट में चुनाव हुआ, हम्म, इसी साल हुआ, शायद मई में हुआ था। पहले हम कभी बीजेपी was never in power there. There were always secular governments in West Bengal from the time of independence till now. फर्स्ट टाइम बीजेपी पावर में आई, क्योंकि वो ममता बनर्जी एक लीडर थी, वो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर थी, उनकी टीएमसी पार्टी थी। तो वो मुस्लिम अबाउट 29% और 28% इन वेस्ट बंगाल। उनके वोट, शी वॉज वेरी एडमेंट टू गेट द वोट्स ऑफ मुस्लिम। तो लिहाजा उन्होंने जो हरकत की, जैसे अनाउंस किया कि जितने मस्जिद हैं वेस्ट बंगाल में, हर एक के इमाम को 2,500 रुपये महीना मिलेगा, और हर मुअज्जिन को 1,500 रुपये महीना। हम्म, ये क्या हिंदू डोंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल? उनको बुरा नहीं लगा होगा? ये सब क्या नॉनसेंस अपीजमेंट हो रहा है कि आप इमामों को इनको वजीफा दे रहे हैं, मुअज्जिन को। इस हम्म, तरीके से कई चीजें उन्होंने करी है। वो एक बार क्या हुआ कि वहाँ वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा बड़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होती है, और उसका एंड ऑफ द फेस्टिवल में आइडल को इमर्स करते हैं रिवर में। तो इमर्शन का टाइम है, तो ये हुआ कि उसी टाइम पे मुहर्रम पड़ गया। तो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नहीं होगा दुर्गा आइडल इमर्शन। तो बहुत बुरा लगा हिंदुओं को कि हम वी आर 71% ऑफ पॉपुलेशन, बट वी डोंट एग्जिस्ट, ओनली मुस्लिम्स एग्जिस्ट। ये क्या हम्म, है कि एक शाहबानो का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या 1985 में, इंडियन सुप्रीम कोर्ट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मुसलमान अपनी वाइफ को डाइवोर्स करता है, ही हैज टू गिव मेंटेनेंस टू। अरे सारी दुनिया में मेंटेनेंस दी जाती है। एंड मोस्ट हम्म, वुमेन नॉट अर्निंग, दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड। उनके छोटे छोटे बच्चे हों, आपने तलाक 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 करके घर से बाहर निकाल दिया, वो खाएगी क्या? उसके बच्चे खाएंगे क्या? तो मेंटेनेंस देना जरूरी है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ह्यूमैनिटेरियन और प्रोग्रेसिव जजमेंट दिया। आप देख लीजिए गूगल में, उसका नाम है शहबानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मगर हम्म, सारे मौलानाओं ने चिल्लाना शुरू किया कि शरिया के खिलाफ, शरिया के खिलाफ बोले। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, वो डर के मारे कि हमारा मुस्लिम वोट बैंक ना उड़ जाए, उन्होंने पार्लियामेंट से लॉ पास करके वो जजमेंट को एनल करा दिया। तो बताइए, हम्म, इट वाज अ ह्यूमैनिटेरियन, ऑल मुस्लिम शुड हैव सपोर्टेड इट। बट एट दैट टाइम जो मुस्लिम अंडर द ग्रिप ऑफ मौलाना ने चिल्लाना शुरू किया शरिया के खिलाफ। अरे टू हेल्प विद शरिया, शरिया इज जस्ट लॉ, इट इज नॉट इस्लाम। सी, शरिया इज अ लॉ, and laws reflect social conditions at a particular time of a हम्म, society's historical development. So हम्म, when society changes, the laws must change. How can you have a law made in 7th century in Arabia be applied today in the 21st? 1400
क्या मनुस्मृति जो 2000 साल पहले लिखी थी हिंदुओं ने, वो आज वो लागू हो सकती है? नॉनसेंस. लॉज हैव टू चेंज. तो सिमिलरली शरिया, यू कांट हैव शरिया टुडे, यू हैव टू हैव. जैसे मुस्तफा कमाल जब टर्की में पावर में आया in 1920, he abolished all this sharia burqa madrasa. He said nothing doing. We are being kicked around by the British and French. We are called the sick man of Europe because we are poor and backward. This हम्म, Sultan al Khalifa has kept us poor and backward. उसने कहा कुछ नहीं, we have to modernize. And he said बिल्कुल ना शरिया चलेगा, ना बुरका, ना मदरसा, ना मौलाना, कुछ नहीं. आई एम टोटली अगेंस्ट वेयरिंग ऑफ बुरका. मैं प्राइम मिनिस्टर बना दूं, मैं जेल भेज दूं औरत को. एंड आई सेड नो फ्रीडम. कई लोग कहते हैं कि हम्म, फ्रीडम दे दो और बुरका पहने कि नहीं पहने. मैंने कहा नहीं, नो फ्रीडम. इन फ्यूडल प्रैक्टिसेस दे शुड बी सप्रेस्ड बाय फोर्स. कोई इजाजत नहीं मिलनी चाहिए. पिछड़ी जो प्रैक्टिस रिवाज है उनको कुचल देना बाय फोर्स, जैसे फ्रांस में किया गया. तो आई नो आई एम टोटली सेकुलर. बट चाहे हिंदुओं में चाहे मुसलमानों में जो बुरी चीजें हैं बिल्कुल दबाना चाहिए बाय फोर्स. हाँ, इतना हाँ, नॉनसेंस नहीं टॉलरेट करता हूँ. नहीं बट बुरका आपने इन्हें, यूएस औरत को एक पिंजरा में डाल दो, उसका देखिए अगर अब आया है यानी शक्ल मुंह खुला है तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन. बट इफ शी कवर द फेस, यू आर पुटिंग अ वुमन इन इनटू अ नहीं बट पिंजरा. जस्टिस साहब if she is नहीं covering her बर्दाश्त होगा. face, if she is covering her face willingly, if she is covering her face with her conviction कि मुझे करना है, आप तो खुद चलिए सुप्रीम चलिए, कोर्ट के आप कैसे कह सकते हैं कि उसको जबरदस्ती उतार दो उसका? मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आप जो करना है करिए. मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं पिछड़ा नहीं रहने दूंगा. देखिए जब मुस्तफा कमाल, ही वाज एन आर्मी जनरल, सुनिए, ही टुक पावर इन 1920 इन टर्की. उस राइट. जमाने में लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलती थी टर्की में. हम्म, उसने कहा लोगों से कि तुम लड़कियों को स्कूल नहीं भेजोगे, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा. हम्म, तुम अपने लड़की के दुश्मन हो. जो कहते लड़कियां स्कूल जाएं तो खराब हो जाती हैं, तो तुम लड़की को स्कूल नहीं भेजो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा. उनको समझा नहीं सकते, पिछड़े लोगों को समझा नहीं सकते. उनको तो सब बंदूक दिखाना है कि ये करना है, मतलब गोली मार. ये पिछड़ापन देखिए, बाय फोर्स इट हैज टू बी सप्रेस्ड. मैं हिंदू से कहता हूँ, हमारे हिंदू लोग कोई कम जाहिल नहीं है. हाँ, वो हाँ. कहते हैं गो माता, काउ इज द मदर. मैंने कहा हाउ कैन एनिमल बी द मदर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग? डू यू हैव ब्रेन और गोबर इन योर हेड? एंड एंड यू से व्हाट इज रॉन्ग इन बीफ ईटिंग? दुनिया, मैं हाँ, खुद बीफ खाता हूं. व्हेन आई गो टू स्टेट, देयर आर फ्यू स्टेट्स इन इंडिया विच लीगली परमिटेड, like Kerala, Goa. I have beef. I regard a cow as another animal like a horse or a dog. तो मगर मगर यहाँ वर्शिप की जाती है. मैंने कहा कि दुनिया भर के लोग बीफ खाते हैं. पूरा अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका खाता है, अफ्रीका खाता है, यूरोप खाता है, अरब कंट्री, चाइना, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 95% लोग दुनिया के बीफ खाते हैं. वो सब बुरे लोग हैं और आप हिंदू ही साधु संत हैं. पागलपन की बात. अच्छा मैंने ये जब कहा तो खूब मुझे गालियां पड़ी. मगर मुझे गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपका वोट नहीं मांग रहा हूँ. मैं आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स. आई डोंट केयर वेदर यू आर हैप्पी विद मी और अनहैप्पी. पॉलिटिशियन हम्म, ऐसा नहीं कहेगा क्योंकि उसको डर होगा कि हमारा वोट बैंक कट जाएगा. मुझे हम्म, कोई डर नहीं, क्योंकि आई डोंट सीक योर वोट. दो दो मिला के चार मैं कहूंगा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे. whether it pleases you or displeases you, I will say 2 plus 2 is equal to 4. And I राइट. will not make a compromise. ये सब कॉम्प्रोमाइज में नहीं करता हूँ. थैंक यू सो मच जस्टिस साहब, इट्स ऑलवेज बीन वेरी प्लेयर और वेरी थॉट प्रोवोकिंग जब भी आपसे बात होती है. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर, माय प्लेजर. थैंक यू.